अगर आप शादी करने जा रहे हो तो प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन जरूर करानी चाहिए आपको। इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट कैसे आने लग गई है? प्राइवेट एजेंसीज है, इन्वेस्टिगेशन की है, कब से स्टार्ट हुआ है ये इतना इंक्रीज होना? पोस्ट मैट्रिमोनियल में 99% चीटिंग्स आ जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि पकड़ा गया हो डिटेक्टिव ही जिसके ऊपर अपन वो करें? वो मेरे ऑफिस में आ गया अपॉइंटमेंट लेके मीटिंग करने के लिए कि मैं मिलना चाहता हूँ, आ जा भाई। आया, उसने कहा मैं गोली मार दूंगा। मैं मार दे। एक फादर और एक सन आते हैं हमारे पास इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए अपने ही बेटे की, जो बेटा शादी नहीं कर रहा। जब हम उसकी एक्टिविटी वॉच करते हैं तो हमें पता चलता है कि यस, ये किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है। अब जब हम उसकी फोटोग्राफ्स निकाल के फादर है उनको दिखाते हैं, वो फादर और लड़का चौंक जाता है। सो बलदेव सर का स्वागत है द रॉनेट शो पॉडकास्ट पर। कैसे हैं सर? थैंक यू रोन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रोन, थैंक्स अ लॉट। या थैंक यू सो मच सर आने के लिए पॉडकास्ट पर। ऑल्सो पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं शेयर करना चाहूँगा एक बात, कि जब मैं पहली बार आपकी प्रोफाइल एक्सप्लोर कर रहा था तो जिस प्रोफेशन में आप हैं, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, थोड़ा मुझे लगा कि ना थोड़ा सीरीज़ वाला मैं ना उसमें डोमेन में चल गया हूँ, क्योंकि मैंने वेब सीरीज़ में इन्वेस्टिगेशन टाइप चीज़ें देखी हैं। और एक कोई ऐसा इंसान है देखा जो प्राइवेटली सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रहा हो किसी की लाइफ पर। तो ऐसा मुझे पहली बार मुझे आप इंट्रोड्यूस हुए हो। सो थोड़ा इसके बारे में जानना चाहूँगा कि आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में कैसे आया और कब से आप कर रहे हैं? मैं 1986 से कर रहा हूँ, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन हाँ। कंप्लीट की थी। तब से मैं इस लाइन के अंदर हूँ, राइट। और बेसिकली मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। जो गो गेटर्स होते हैं वो ऑलवेज सक्सेस लेते हैं। तो हमने ये सोच लिया, हम्म। जब हमने एक मूवी देखी थी इकट्ठी, पूरब और पश्चिम, तो जब हमने अपने फादर साहब के साथ मूवी देखी थी तो हमने देखा कि किस तरह से वेस्ट का कल्चर ईस्ट पे आ रहा है, ईस्ट का कल्चर वेस्ट पे जा रहा है। तो हमें लगा कि आने वाले समय के अंदर मैट्रिमोनियल सेगमेंट्स काफी उठेगा। उस समय तो हम्म। मैट्रिमोनियल की कोई भी चीज नहीं थी। उस समय तो कॉर्पोरेट चीजें चलती थी। बड़ा कम होता था जो हम्म। मैट्रिमोनियल, प्री मैट्रिमोनियल या पोस्ट मैट्रिमोनियल सेगमेंट्स आता था। तो उस समय हमने हम्म। ये सोचा कि नहीं, आने वाले टाइम पे ये चीज उठेगी, जब एक तरह से एक पावर्स आ जाएंगी हर किसी के पास, हर कोई सोचेगा इस चीज को, जब आदमी अपना लाइफस्टाइल बढ़ाएगा। तो वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम इस लाइन के अंदर आए। तो सर मैं तो एक्साइटेड हूँ पूरी स्टोरीज वगैरह जानने के लिए। ये जानना चाहूँगा पहले कि अभी के सिनेरियो में ज़्यादातर जो केसेस आपके पास आ रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? वो अभी के सिनेरियो के अंदर तो मैट्रिमोनियल केसेस ज्यादा आ रहे हैं। वो पोस्ट मैट्रिमोनियल ओके। के हो या प्री मैट्रिमोनियल के हो या अंडर कवर के हो, राइट, वो ज्यादा है। हम्म। कॉर्पोरेट की तरफ से डीबगिंग के केसेस काफी आ रहे हैं। और हम्म। एम्प्लॉयमेंट चेक, जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट चेक्स है उनकी, वो आ रही है। रनिंग एम्प्लॉयमेंट चेक आ रही है। प्री एम्प्लॉयमेंट की जो वो है रेस है, वो थोड़ी सी कम है आज की डेट के अंदर, क्योंकि ड्यू डिलीजेंस है, सब कुछ है। तो कॉर्पोरेट का ये है, लेकिन मैट्रिमोनियल का ज्यादा है। मैट्रिमोनियल ने 55 से 65% सीट गाड़ी के अंदर फ्रंट सीट ले ली है आज की डेट में। एंड स्पेसिफिकली अगर मैट्रिमोनियल के बारे में बात करें, सिंस अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसके मन में ऐसे क्या सवाल होते हैं कि उसको एक सीख करना पड़ता है कि भाई मुझे ना एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत पड़नी है? क्या चल रहा होता है उसके दिमाग में? देखो, मैट्रिमोनियल्स में जैसे प्री भी होता है और पोस्ट भी होता है, हाँ हाँ। राइट। अगर कोई पोस्ट का क्लाइंट आता है तो नेचुरली उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। वो डिस्कस करता है हमसे, मीटिंग टाइम लेता है हमसे, डिस्कस करता है कि ये मेरे इश्यूज हैं, राइट, इसमें आप कहाँ हेल्प मेरी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे प्रोटोकॉल में आता है वही हम काम करते हैं। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो हमारे प्रोटोकॉल में नहीं आता। हमारे को भी एक एथिक्स के अंदर हमें एक बाउंड्री खींचनी पड़ती है, उस बाउंड्री के ऊपर ही हम काम करते हैं, उसके बाहर नहीं जाते हम कभी भी। दैट इज अ थिंग। जो भी डिटेक्टिव्स हैं, क्योंकि मैं एक डिटेक्टिव एसोसिएशन जो पूरे हिंदुस्तान की है उसका, मैं किसी स्टेट का नहीं, पूरे नेशनल का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में काम करता हूँ। तो हमें एक सिस्टम से काम करना पड़ता है कि हमारी एसोसिएशन ने जो हमारे लिए एक लाइन खींची हुई है, हम उससे बाहर काम ना करें कभी भी। तो नेचुरली कुछ जो है, रिसेंटली या जो कुछ रिसेंटली मैट्रिमोनियल, में कोई केस आया है सर आपके पास? बहुत सारे केसेस आते हैं, हर रोज के केसेस आते हैं। डिस्कशन तो कुछ 10-15 केसेस। प्री जो मैरिज का थोड़ा आप बताइए, किसी का केस आया हो? केसेस तो बहुत आते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है कि आप क्या जानना चाहते हैं प्री मैट्रिमोनियल में, आप मुझे ये बताइए। अच्छा, तो मैं अब पूरा स्पेसिफिक हो जाऊंगा सर, ठीक है? आप स्पेसिफिक हो तो जाइए। मजा तो तब है हम्म। ना, जब हम आपको गाइड हाँ, करें और हमको बताएं, जो हमारे जो दर्शक सुनने वाले हैं वो इस चीज को समझे। हम ये तो नहीं कह ठीक है। सकते ये केस आया, वो केस आया, ऐसे केस आया, वैसे केस। जो आप हाँ हाँ स्पेसिफिक है हाँ हम हाँ। उसके आंसर आपको देते ओके ओके। तो सर मैं एक एजम्पशन ले लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा मतलब एज अ पेरेंट के पर्सपेक्टिव में मैं आपको सीख कर रहा हूँ, मुझे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ज़रूरत है।
अब मेरा सिनेरियो ये है कि है ना, मेरा बेटा या फिर बेटी है जो शादी करने जा रहे हैं, एंड थोड़े बहुत है ना बैकग्राउंड चेक्स मेरे को रिक्वायर्ड हैं कि जिससे मैं मतलब अगर जैसे लड़का है लड़की शादी कर रहा है तो उसकी लड़की के थोड़ा लाइफ के बारे में कि उसका कुछ पास्ट लाइफ के अंदर नहीं, पास्ट लाइफ नहीं, पास्ट में जो भी उसके एक्सपीरियंस रहे हैं उसके बारे में थोड़ा इंसाइट्स निकालें, किस तरह वो लाइफस्टाइल रखती है, ऐसे कुछ गलत शौक तो नहीं है उसके, और थोड़ी बहुत ऐसी इनसाइडर चीज़ें जो एक फर्स्ट मीटिंग के अंदर पता ही लगता है किसी भी पेरेंट को या फिर जो भी रिश्ता लेकर आते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में हमको थोड़ा बताइए। जैसे हमारे पास आप आए एज अ फादर, आपको अपने हम्म। बच्चे की इन्वेस्टिगेशन, अपने वुड बी, जो आपकी अगर सपोज लड़की है तो आप आपको सन इन लॉ की इन्वेस्टिगेशन करानी है, वुड बी सन इन लॉ, राइट? तो हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि आपको ये रिश्ता कैसे आया, किसी मेट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू आया, किसी ने आपको सजेस्ट किया, राइट? ये कैसे आया ये रिश्ता आपके पास? फिर बच्चे आपस में कितना मिल चुके हैं, आप कितना जा चुके हो, आप कितनी दफा उनके घर गए हो, वो कितनी दफा आपके घर आए हैं, आपकी मीटिंग्स कितनी हुई हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, हम उनसे जब वो हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो हम उनसे सबसे पहले पूछते हैं कि उन्होंने आपको क्या सबमिट किया। उन्होंने आपको एक सीवी दिया, अब बायोडाटा दिया अपना शादी के लिए, कि लड़की या लड़का कब पैदा हुआ, क्या चीज है क्या नहीं है। जैसे आपकी लड़की है, लड़के का आपके पास बायोडाटा आया कि नहीं आया, क्या चीज है, वो लड़का कहाँ जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है, कितने पैसे कमा रहा है, कब से रह रहा है वहां पर, उनका मकान अपना है कि नहीं है, राइट? ये सारी चीजें जो है आपके पास है, उसके मामा मामी कौन है, उसके बुआ दादी कौन है, एवरीथिंग। कोई बायोडाटा आता है, एक बायोडाटा आपके पास आ गया, ठीक है, इतने टाइम पे पैदा हुई, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये सब कुछ है, ये सारी चीजें हैं, एंड एवरीथिंग इज लाइक दिस। हमारा सबसे पहला होता है कि बच्चे आपस में मिलें और बच्चों की क्या है आगे सोच। यस, अगर वो 2 मीटिंग्स में मिले हैं तो उन्होंने क्या देखा, वो मीटिंग कितनी देर की थी, वो इंडिपेंडेंट मीटिंग थी या पेरेंट्स के साथ थी, वो एक कमरे के अंदर मीटिंग थी या किसी रेस्टोरेंट में मीटिंग थी, राइट? तो हम उसको फिर उस हिसाब से सजेस्ट करते हैं कि भाई अगर ओके। आप शादी करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो लड़के से आप इंडिविजुअल मिलो। अगर हम लड़के को भी बोलते हैं लड़की से आप इंडिविजुअल मिलो, फिर जाके देखो कि भाई ये कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ आपके साथ खाना खाता है, क्या चीज है बेसिकली, हाउ ही मेक्स अ पेमेंट, किस रेस्टोरेंट में जाता है, किस जगह पे, आपको कितना बोलता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इसके अंदर, हम्म। कि आपको बेसिकली हर शादी की सक्सेस उसकी कंपैटिबिलिटी पे बेस्ड होती है और एक स्पेस पे बेस्ड होती है। अगर आप हम्म। लड़की को स्पेस नहीं दोगे, अगर आप लड़के को स्पेस नहीं दोगे, आप किसी भी बच्चे को स्पेस नहीं दोगे, तो वो ज्यादा चलेगी नहीं शादी। अब स्पेस किसको बोलते हैं, कि भाई एक आदमी ने कहीं जाना है, एक आदमी ने कहीं जाना है, उसको स्पेस बोल रहे हैं? नहीं, कि तुम उसकी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, हम्म। तुम उतना इंटरफेयर करो जितना इंटरफेयर जरूरत है। क्योंकि हमारे हम्म। टाइम पे ऐसा नहीं होता था, आज के टाइम पे हम्म। बिल्कुल सिस्टम चेंज हो गया। आज के टाइम पे बिल्कुल। लड़की भी उतना कमा रही है जितना लड़का कमा रहा है। तो वो हम्म। कहती है भाई मैं तेरे बच्चे पैदा क्यों करूं, संभालेगा कौन इन बच्चों को? क्या तू बच्चों की छुट्टी लेगा बच्चों को संभालने के लिए, या मैं लूंगी, राइट? आगे बच्चों की परवरिश कैसे होगी, उसके हम्म। बाद हम किस तरह से सपोर्ट करेंगे, किस तरह से एज अ पेरेंट्स हम बच्चे के लिए कर सकते हैं, हम क्या क्या करेंगे, वो सारी चीजें डिस्कस होती हैं पहले। जब तक आप हम्म। सारी चीजों को डिस्कस नहीं कर लेते, हम इस तरह से केस नहीं लेते। जब एक बार ये सारी चीजों का एक सेटिस्फाई हो जाते हैं, लड़की वाले भी सेटिस्फाई हो गए, लड़के वाले भी सेटिस्फाई हो गए, चलो अब हमारे पास वो रिश्ते के लिए आते हैं, कहते हैं जी अब आप इन्वेस्टिगेशन करो, अब इसकी सारी, ये जो हमने रिश्ता सेलेक्ट किया है, अब आप इसकी अच्छा। इन्वेस्टिगेशन करो। हम बोलते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? कह रहे नहीं नहीं, हमें हाँ। प्रॉब्लम कुछ नहीं आ रही है, लड़का बहुत अच्छा है। आपने बोला कि लड़का बहुत अच्छा है, हमें प्रॉब्लम कुछ नहीं आ रही है। पूरी साहब हम एक बेसिक चेक कराना चाहते हैं। तो हम पूछते हैं भाई बेसिक में क्या कराना चाहते हो? हम्म। कहते बेसिक में एक जनरल, एक उसका करेक्टर आ जाए, उसकी एक नेचर आ हम्म। जाए, सोशल रेपुटेशन आ जाए, हम्म। फैमिली की सोशल रेपुटेशन आ जाए, ठीक है, किस तरह के लोग हैं, फाइनेंशियली ठीक है कि नहीं है, वो एक जर्नल से एक इन्वेस्टिगेशन हो जाए। तो हम बोलते हैं कोई भी जर्नल इन्वेस्टिगेशन जब थर्ड पार्टी हम्म। सोर्सेज के थ्रू की जाती है, राइट, तो उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 70% से ऊपर नहीं होती, क्योंकि आप थर्ड पार्टी सोर्सेज से वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। यू कैन नॉट हम्म। से दैट इट इज 100% करेक्ट, बिकॉज यू आर हम्म। गेटिंग फ्रॉम वन सोर्स, राइट? वन सोर्स ने एक इन्फॉर्मेशन दी, फिर सेकंड सोर्स एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, आप उसको मैच कर रहे हो, उसमें अगर सारी इन्फॉर्मेशन एकदम मैच कर जाती है, तब तो आपको थर्ड सोर्स को नॉक करने की जरूरत नहीं है।
राइट, अदरवाइज आपको थर्ड सोर्स को उसको नॉक करना पड़ेगा। अब आपने थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन ली है या उसके क्लोज सोर्सेस से इंफॉर्मेशन ली है, तो आप उसे कैसे कह सकते हो ये 100% करेक्ट है? डिटेक्टिव नहीं बोल सकता उसे 100% करेक्ट। वो कह सकता है डिस्क्रीटनेस इसकी 100% होगी, किसी को पता नहीं चलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। राइट, एक लेटर ऑफ अथॉरिटी आप दीजिए और एक मैं आपके साथ एग्रीमेंट साइन करता हूं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड एनडीए। हम दोनों एनडीए। एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, हमारी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन किसी को नहीं आ रही, आपकी तरफ से इंफॉर्मेशन जा सकती है, हमारी तरफ से नहीं जा सकती। तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं, वो इसकी बेसिकली वो सारी चीजें देखी जाती है, तो वो अकॉर्डिंगली उसके ऊपर काम होता है। क्योंकि आज की डेट के अंदर वो लड़का है या वो लड़की है, आजकल आई एम सॉरी टू कोट दिस थिंग बट दिस इज अ जेन्युइनली राइट थिंग, कि फीमेल्स के पास राइट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू मेल्स। जब फीमेल्स के पास राइट ज्यादा हैं तो बहुत सारे लड़के शादी करने से भी कतराते हैं, राइट। और कई लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो बहुत स्ट्रांग होती हैं, उनको रिश्ता भी नहीं मिलता क्योंकि कोई उनसे शादी भी करना नहीं चाहता। उनको ये भी दिक्कत होती है कि यार ये इतनी स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि ये हमारी सोच है, हमारी सोच गलत है। हम बोलते हैं कि अगर आप उनको अकेला छोड़ दोगे, आप उनको अकेला स्विम करने दोगे, आप उनको अकेला अपनी लाइफ को चलाने दोगे, आप एक्सपेक्टेशन लड़के वाले बोलते हैं भाई हमने लड़के को पढ़ाया है, तो क्या लड़की अनपढ़ है क्या? लड़की लड़की भी तो लड़की वालों ने पढ़ाया ना उसको। आप सच साथ समझ रहे हो, मतलब कि अब वो टाइम टाइम नहीं है जब एक होता था कि एक फोर्ट संभालता था, लड़की घर में खाना बनाती थी, वो घर की सफाई देखती थी, बच्चों की तैयारी करती थी, बच्चों को पालती पोसती थी, आदमी जाके कमाता था। अब वो सिस्टम नहीं है। अब जब अब दोनों वो कमा नहीं। रहे हैं, दोनों जब कमा रहे हैं तो दोनों ने जब इक्वल कंट्रीब्यूशन करना है हर चीज का, तो फिर लड़की कहां से कम हुई? वो लड़के और लड़के के फैमिली वालों को ऐसा राइट कहां से मिल गया? राइट। तो वो सारी चीजें एक मैटर करती हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन या लड़की की हो या लड़के की हो, अगर आप लड़की के फादर हैं और मेरे पास आते हैं तो मैं लड़के की सारी इन्वेस्टिगेशन करके आपको देता हूँ, जो मैंने आपको बताया कि उसमें हम उसके नेचर्स को भी पकड़ते हैं, उसमें उसकी रेपुटेशन भी पकड़ते हैं, उसमें उसकी हैबिट्स को भी पकड़ते हैं, उसमें उसका करेक्टर भी पकड़ते हैं, उसमें उसके फाइनेंशियल्स को भी पकड़ते हैं, सारा हम देखते हैं टोटल। राइट, उसकी डीप इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो 1 हफ्ते से लेकर 5-6 महीने तक इन्वेस्टिगेशन चलती है और हर डे की कॉस्ट आती है। राइट, दैट इज ऑल्सो देयर। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका बजट कितना है, आपके पास इनपुट्स कितनी है हमें देने के लिए, जिसके बेस पे हमने काम करना है, ये सारी चीजें मैटर करती है। बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल। बात करूं कि सर, अगर जैसे ये तो हमने बात करी कि प्री मैरिज इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अपन, आपके अभी तक के पूरा जो आपने करियर रहा है उसके अंदर ऐसा कुछ पता लगा है कि वो स्कैमर निकला हो, एक पार्टी जो स्कैम कर रही हो एक मैरिज के अंदर, ऐसा कुछ केस आया है निकल कर? हाँ, एक केस आया हुआ है जिसके अंदर, एक नहीं बहुत केसेस आए हैं डिफरेंट डिफरेंट, बट एक केस बहुत स्पेशल था जिसके अंदर लड़का हम्म। लड़की शादी कर रहे हैं आपस में। लड़का जो है लड़की को एक टाइम के बाद ध्यान देना बंद कर देता है, वो ओके। ओवरसीज में रहता है। और जब लड़की उसकी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती है, पेरेंट्स उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं, तो हम उनको कहते हैं किस लिए कराना है आपने? तो लड़की कहती है मुझे यहाँ यहाँ पर डाउट है, पहले ये मेरे से बात करता था, मेरे से बात भी नहीं करता, इसने एक एंगेजमेंट की और खत्म कर दिया, और उसके बाद जो है इसकी बातचीत बिल्कुल कम हो गई, तो आप इसकी ओवरसीज में इन्वेस्टिगेशन कराओ। तो ओवरसीज में जब हम्म। इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि वो लड़का गे है। ओके। राइट, तो एक किस्म का एक मैरिज का एक शौक हो जाता है। फिर लड़की उसको हम्म। बुलाती है इंडिया के अंदर, वो लड़की वहीं पर उसकी पिटाई लगाती है एयरपोर्ट पे। तो वो ये अच्छा। बड़ी एक चीज, ये बड़ा फेमस केस है जो मैंने अपना, आपको न्यूज़पेपर्स में भी मेरा ये केस मिल जाएगा और मेरे डिफरेंट पॉडकास्ट में भी मैंने ये बोला हुआ है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस था कि जहां पर तुम किसी की लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकते। अगर तुम किसी, अगर तुम्हारे किसी और के साथ रिलेशन है, तो व्हाई यू वांट टू गेट मैरिड? ओनली टू प्लीज योर फैमिली यू वांट टू गेट मैरिड, दैट्स इट यार, विच इज नॉट राइट। ये चीजें करेक्ट नहीं है। तो ये केस मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग केस था। लाइक उसमें पूरी तरह डिस्क्लोज ही नहीं करा ना, प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं करा। नहीं कर, उसने एक्चुअली लड़की को यही हो गया कि अब ये मुझे इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा। उसको ये था कि ये किसी और लड़की के साथ है, उसको ये मालूम भी नहीं था कि ये लड़का गे है। राइट, जब हमने वहां पर इन्वेस्टिगेशन की, जब हमने सारे प्रूफ दिए, तो
शॉक्ड, शी वाज शॉक्ड, शी सेड अब तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। दैट हैज हैपेंड। और जब शादी हुई उसके कितने टाइम के दौरान उसको पता नहीं लग नहीं, गया, फिगर शादी आउट तो हो गया? हुई नहीं थी ना, अच्छा, शादी तो हुई हुई नहीं नहीं है। थी। अरे शादी से पहले इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, ओके ओके प्री ओके। मैरिटल इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। राइट राइट राइट। वो कहते हैं ना, प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन। जो लोग प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते, उनको पोस्ट मैट्रिमोनियल की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि प्री मैरिटल के अंदर अगर आप क्लियर नहीं हुए, क्योंकि प्री मैरिटल एक इतनी एग्जैक्ट और कन्फर्म चीज है जो आपको जरूर करवानी चाहिए। मैं लोगों को ये सजेशन देता हूँ, अगर आप शादी करने जा रहे हो तो प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन जरूर करानी चाहिए आपको, अपने बजट के हिसाब से। आपका 50,000 का बजट है, आपका लाख का बजट है, आपका 20,000 का बजट है, आपका 10 लाख का बजट है, आपको 15 लाख का बजट है, आपको अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन जरूर करानी चाहिए। आप 20 रिश्तेदार कम बुला लो शादी पे, वो ज्यादा बेहतर है। हम्म। आप 30 रिश्तेदार कम बुला लो, सही है। क्योंकि आप भी शादी हाँ। के अंदर 1 करोड़ रुपए तो खर्च कर ही रहे हो। वो हम्म। लड़का हो या लड़की हो, शादी में खर्चा तो बराबर ही होता है आजकल ऑलमोस्ट। तो हम तो लोगों को समझाते हैं, भाई ये 10-20 रिश्तेदार कम बुला लो, इन्वेस्टिगेशन जरूर करो, नहीं तो पोस्ट मैट्रिमोनियल में दिक्कत आएगी। क्योंकि एक बार केस पोस्ट हम्म। मैट्रिमोनियल में चला गया तो इतनी हम्म। जल्दी नहीं निबटता। जब तक आप केस हम्म। डालोगे, जब तक आपके केस का फैसला होगा, अगर आप कुछ डिमांड कर रहे हो तो उसमें 8 से 10 साल लग जाते हैं। अगर आप कोई डिमांड नहीं कर रहे तो भी आपको 1 साल के बाद अगर आप डालते हो, कोई भी केस डालते हो, तो फर्दर आपका इतनी जल्दी डिसाइड नहीं होता, आपको 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। ये सारी हम्म। चीजें, नहीं तो आपको सब चीजें बैक में दिखानी पड़ती हैं कि तब से ही हमारा तो रिलेशन ही नहीं था, जब शादी हुई उसके 15 दिन के बाद ही लड़की आ गई। तो वो सारी चीजें कंसिडर करते हुए 6 महीने का एक टाइम दिया जाता है कि भाई आप फैसला करो आपस में, आपने रहना कि नहीं रहना। कोर्ट की तरफ से काउंसलिंग होती है, नहीं रहना इट्स ओके, फिर डिसाइड होता है, तो फिर अकॉर्डिंगली 1.5 से 2 साल में शादी का निपटारा होता है, जहां पर कुछ लेना देना नहीं होता। बहुत कम अमाउंट ऑफ लेना देना अच्छा। होता है। जहां पर कुछ लेना देना है, जहां पर आपको स्त्री धन चाहिए लड़कियों को, जहां पर सारी फैसिलिटीज चाहिए, जहां पर मेंटेनेंस भी चाहिए उनको, राइट, उसकी सैलरी का आधा % भी चाहिए उसे, तो उस केस में उनको टाइम लगता है, 8 से 10 साल लगते हैं। तो वो क्यों जाना, वो कहता है ना, प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। सावधानियां बरतनी हम्म। इलाज कराने से ज्यादा बेहतर है, तो इसलिए प्लीज सावधानियां बरतिए। हम अपने दर्शकों को यही हम्म। बोलेंगे कि आप प्री मेट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान दीजिए, आप पोस्ट मेट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन का मत सोचिए। क्योंकि अगर आप नहीं कराएंगे तो आपको पोस्ट मैट्रिमोनियल में दिक्कत आएगी, तो आप हमसे कोई चीज मांगेंगे तो आपका एक्सपेंस एक तो लॉयर्स को जा रहा है, एक डिटेक्टिव को जाएगा, आपका एक मेंटल टॉर्चर होगा, एक फाइनेंशियल टॉर्चर होगा। तो इन सब से बचने के लिए प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन आर मोर इंपॉर्टेंट देन पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन। हम्म। सर ये अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं कि इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट कैसे आने लग गई है, मतलब इन डिटेक्ट जो भी प्राइवेट एजेंसीज है इन्वेस्टिगेशन की है, कब से स्टार्ट हुआ है ये इतना इंक्रीज होना? देखो राजेश, 2001-2002 में जब एकता कपूर का सीरियल आया था, क्योंकि सास भी कभी बहू है, उसमें उसने हम्म। रिलेशनशिप को लेकर काफी दिखाया था, और वो 10 साल तक सीरियल चला था। हम्म। तो वो उससे लोगों के माइंड में बैठा कि यार ये ऑफिस में इतना टाइम पास कर रहा है, कहीं इसका ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट के साथ चक्कर तो नहीं है, कोई इसकी इसके नीचे लड़की काम करती है उसके साथ तो नहीं है, मैसेजेस कैसे आते हैं, क्या आता है। दूसरा, सोशल मीडिया हमारा बड़ा स्ट्रांग हो गया, राइट। हम्म। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक फीमेल्स को पावर्स मिल गई। फीमेल्स को जब पावर्स मिल जाती हैं, जब आपका कोर्ट पूरा आपके साथ है, सब कुछ है, आपको मालूम है, आपको टाइम लगता है हर चीज का फैसला आने में, लेकिन आप कुछ भी मांग सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो उस केस में लड़के वालों ने डरना स्टार्ट कर दिया, और हमारे पास हम्म। जो है प्री मैट्रिमोनियल की डिमांड बढ़ गई, और वो भी सारी लड़के वालों की तरफ से आई। अगर मैं बोलूं ओ। कि लड़की वाले प्री मैट्रिमोनियल में ज्यादा इंटरेस्टेड है, अब नहीं है, अब बड़े कम है। ठीक है कि नहीं। हम्म। वो इंटरेस्टेड होते हैं जिनकी लड़की खुद लड़का पसंद कर लेती है। फैमिली ये जानना चाहती है कि भाई ये क्या चक्कर है, कैसे पसंद कर लिया, लड़का क्या करता है, उसका नेचर कैसा है, उसके क्या सिस्टम्स हैं, वो सारे, उसका करेक्टर कैसा है, वो फैमिली जानना चाहती है। लड़की को कोई परवाह नहीं होती। यहाँ पर लड़के वाले लड़की की सारी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, लड़की की भी और उसकी फैमिली, हम्म। ये एंड चीजें ये हैं। भी जब जब हम अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं तब ज़्यादा रेशो बढ़ जाता है, राइट? बढ़ जाता है रेशो में। हम्म। जब अरेंज मैरिज में होता है, लव मैरिज में तो नहीं इतना चलता ना। लव मैरिज में तो हाँ। फैमिली चाहती है, फैमिली एक इन्वेस्टिगेशन चाहती है अपने दामाद की और अपनी बहू की, राइट, कि भाई हमें पता चले कि उसका नेचर कैसा है, उसके फाइनेंशियल कैसे हैं, लोग कैसे हैं,
इनका स्टाइल कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं है सिगरेट पीती है, शराब पीती है, सब कुछ है, लड़का कितनी शराब पीता है, लड़की के लड़का कितनी सिगरेट पीता है, ये सारी चीजें चेक होती है। कमाता कैसे हैं, कमाने के माने में खर्चा कैसे करते हैं, पहनते खाते कैसे हैं, सर्कल इनका कैसा है, ये सब जो है फैमिली वाले करते हैं लव मैरिज के अंदर, राइट। लेकिन लड़की या लड़का खुद फ्रंट सीट पे तब आते हैं जब ये मैट्रिमोनियल के थ्रू आता है, या किसी ने आगे इनको दिया होता है कि भाई अब आप इस लड़के से शादी कर लो, ये लड़का बड़ा अच्छा है, ये लड़की बड़ी अच्छी है, तब ये सारी चीजें चेकिंग के लिए आती ओके ओके। सर जैसे प्री मैट्रिमोनियल का आपने थोड़ा बताया, अगर पोस्ट मैट्रिमोनियल के बारे में बात करें तो कब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, चीटिंग, लॉयल्टी, या फिर तीनों जो भी चारों पैरामीटर्स हैं जो आप बताना चाहें? है। देखो ऐसा होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब आप पोस्ट मैट्रिमोनियल को लेके चलते हो, राइट, हाँ हाँ। पोस्ट मैट्रिमोनियल में 99% चीटिंग्स आ जाती है। जब आप चीट करना स्टार्ट कर देते हो अपने ही पार्टनर को, तो वहां पर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आपका लाइफस्टाइल एक चेंज हो जाता है, आप उसे टाइम नहीं दे रहे हो, राइट। पहले अगर आप टाइम देते थे, आप अपनी अटायर पे लगे हुए हो, आपने क्या पहनना है, आपने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, आपने क्या क्या चीज अपने पास रखनी है, ठीक है। मैं उस समय जो है वो एंटीना खड़ा हो जाता है, उसी टाइम दिमाग में एक एक आ जाता है एक साइड कि भाई क्या चक्कर है, ये क्यों घर पे हम्म। इतना टाइम नहीं दे रहा या दे रही है। लड़का हो या लड़की हो, दूसरी पार्टी वाले इमिडिएटली इस चीज को नॉक करते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से है। तो मोस्टली जो हमें पता चलता है वो चीटिंग से होता है, राइट। एक चीटिंग होता है, एक अब्यूसमेंट होता है, गाली देना, लड़ाई करना, मारना पीटना, राइट। मतलब कि वो आपको तो शुरू से पता चल जाता है, जब आपकी शादी होती है उसके दूसरे तीसरे दिन से उसका नेचर वगैरह सब पता चल जाता है। अगर आपने प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई, वो अपना रोप भी मारेगा, वो मारेगा पीटेगा भी, तो फिर आप क्यों रहते हो। तो जहां पर आपको हम्म। लगता है कि अब ये सारी चीजों का, अब वो कहते हैं ना, बस अब ये कंप्लीट हो गया, अब इसके आगे मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, राइट। अब मैंने मार भी खा ली, ये मेरा हस्बैंड के मैंने ये भी देख लिया कि किससे बात करता है, फोन पे बिजी रहता है, ना अपने पासवर्ड देता है, ना अपना कुछ देता है, आता भी टाइम से नहीं है घर पे, टाइम भी मुझे नहीं दे पा रहा, फाइनेंशियली भी मुझे तंग कर रहा है। तो वहां पर जो है बेसिकली पोस्ट मैट्रिमोनियल के केसेस हमारे पास जनरली आते हैं। बट हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस में चीटिंग आता है सबसे ज्यादा, जहां पर अफेयर्स निकलते हैं। और वो अफेयर कितने सच्चे हैं, वो कितने सही हम्म। हैं, ये आप नहीं कह सकते। वो 50-60 ओके। परसेंट भी ठीक हो सकते हैं, वो 50-60% गलत भी हो सकते हैं। लेकिन लोगों की सोच में जो हमारे पास आते हैं, वो 90% लोग यही सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड का या मेरी वाइफ का कहीं अफेयर है, इसलिए वो हम्म। हमारे पास आते हैं, राइट। उनको फाइनेंशियली कुछ नहीं होता, उनको अफेयर्स चेक करने होते हैं। ये हमें हम्म। फाइनेंशियल नहीं सपोर्ट कर पा रहा, इसकी कोई अलग फैमिली होगी। ये हमें फाइनेंशियली हम्म। सपोर्ट नहीं कर पा रहा, ये कहीं और दे रहा होगा। ये हमारे लिए एब्यूसिव हो रहा है, ये ज्यादा शोर मचा रहा है या ज्यादा तरह से बोल रहा है, तो ये नेचुरली कहीं और इन्वॉल्व है, ये हमें चुप कराना चाहता है, राइट। तो वो एक दिमाग के अंदर आता है, लेकिन मेन चीज चीटिंग होती है। ओके ओके। सर रिसेंट में कोई केस जो इसी से रिगार्डिंग में हो, पोस्ट मैट्रिमोनियल के हिसाब से, तो वो शेयर करना चाहेंगे कि तो आपको लगा हो कि थोड़ा साधारण सा नहीं लगा हो, थोड़ा यूनिक केस हो इस बार? एक्चुअली ये क्या, ये पोस्ट मैट्रिमोनियल का केस नहीं है, ये काउंसलिंग प्लस प्री मैट्रिमोनियल और पोस्ट मैट्रिमोनियल, ये सबका मिक्सचर है। एक केस था हमारे पास, ओके। राइट। एक फादर और एक सन आते हैं हमारे पास इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, अपने ही बेटे की, जो बेटा शादी नहीं कर रहा, जो बेटा शादी नहीं कर रहा, शादी नहीं कर उसकी रहा। इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं हमारे पास, राइट। जब हम इंक्वायरी करते हैं तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। जब हम उसकी एक्टिविटी वॉच करते हैं तो हमें पता चलता है कि यस, ये किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है, राइट। उसके साथ होटल में जाता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, वो चली जाती है, ये चले जाता है, दैट्स इट। अब जब हम उसकी फोटोग्राफ्स निकाल के जो उनके फादर है उनको दिखाते हैं, वो फादर और लड़का चौंक जाता है, और वो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। तो मैं बोलता हूँ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, कोई इशू है, मतलब कि किस कोई लड़की की फोटो उसके साथ दिखा रहे हैं हम कि ये देखिए ये फोटोग्राफ्स हैं, ये आपका बेटा इस लड़की के साथ इन्वॉल्व है,
इस लड़की के साथ इस होटल में इतने देर रुका है ये, मतलब कि 4-4 घंटे के लिए जाता है इसके साथ। तो हमें बाप बोलता है इमीडिएटली, जो फादर होता है वो कहता है कि ये मेरी बहू है, इसी की बीवी है वो, ये लड़का जो हमारे साथ आया हुआ है इसी की बीवी है। कहता है पूरी ओके। साहब मेरे पास इतना पैसा है, राइट, ये अब मुझे समझ में आ रहा है, ये चाहते ही नहीं कि हम्म। इसकी शादी हो और ये बसे, राइट। मतलब कि इसका मतलब ये दोनों मियाँ बीवी, लड़के एकदम उसकी हवाइयां उड़ जाती है जब मैं उसके हम्म। ऊपर शोर में जाता हूँ। मैं कहता तुम्हें नहीं पता है कैसे पॉसिबल है, तुम्हारी बीवी हाँ। इन्वॉल्व है और तुम्हें पता ना हो। मैं कहा तुम तो एक ही घर में रहते हो, तो तुम्हारी बीवी तो घर पे आती नहीं, तुम्हारी बीवी तो इस घर जाती है। अब हमें नहीं मालूम था कि वो उसका ससुराल है लड़के का, हम्म। क्योंकि वो अपने घर से नहीं जाती है। जैसे अब घर में ससुर है, घर में बेटा है, घर में नौकर्स है, सब कुछ है, हस्बैंड है सॉरी, सब कुछ है। हाँ। तो उसके बाद वो अपने माँ के घर चलेगी, वहां से आगे चलेगी होटल, वो अपने घर से होटल चला गई, वहां मिले। वहां पर जब हमने उसे फॉलो किया, हमने पता चला ये तो इस घर से आई है। तो हमारे दिमाग हम्म। में भी नहीं आया कि ये चीज क्या है। तो इसे आप बोलोगे कि एक फाइनेंशियली वो पूरी प्रॉपर्टीज अपने पास रखना चाहते थे, इसलिए अपनी वाइफ के साथ उसका अरेंजमेंट उसने अपने भाई का ही करवा दिया। तो ये एक स्टोरी जब हमारे सामने आई, जब हमने इस केस को किया, तो लिटरली हम एकदम शॉक हो गए। हमने कहा ये क्या चीज है। तो ये केस तो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था, मतलब जो बहुत हम्म। रिसेंट आया था। बाकी जी आप जी। जैसे वन टू वन इंटरेक्ट करते हो तो वो सीधे सीधे थोड़ी जवाब देते होंगे, आपको कुछ ऐसे माइंड टैक्टिक्स खेलने पड़ते होंगे ना ताकि सच उगाल पाए। देखो, जिस टाइम हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम कोई सच थोड़ी उगलवा रहे हैं। उस समय हम तो क्लाइंट की एक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि क्लाइंट हमसे चाहता हाँ क्या हाँ। है। बट जिस ओके। टाइम हम क्लाइंट से डिस्कस करते हैं और अगर क्लाइंट की कहीं से नेगेटिविटी आ जाती है, जैसे इस केस में आई, हाँ। तो वहां पर तो हमें स्ट्रांग होना पड़ता है। वहां पर तो हम्म। हमें ऑप्शंस बतानी पड़ती है, वहां पर तो हमें बात करनी पड़ती है ढंग से कि बॉस ये क्या चीज है, आप क्यों चाहते थे ये चीज, इसलिए आप चाहते थे शादी ना हो, इसलिए वो शादी के लिए मना कर रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ भी ब्यूटीफुल होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, राइट। आई थिंक 2 ही थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने कहा एक तो ये इसी का ही होगा क्योंकि आगे बच्चों की भी पूरी प्रॉपर्टी इन्हीं के पास ही रहेगी। ओके। तो ये सारी चीजें बेटर करती है ना, क्योंकि क्या है कि आप खुद सोचो कि जब आप इन्वेस्टिगेशन, हम आप काउंसलिंग करते हैं, हम प्री मैट्रिमोनियल हम्म। की काउंसलिंग करते हैं, पोस्ट मैट्रिमोनियल की काउंसलिंग करते हैं, उसमें हम सजेशन देते हैं लोगों को, हम उसमें हम बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये चीज करना चाहिए। बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो प्री मैरिटल की काउंसलिंग हमसे लेते हैं, जो शादी नहीं करना चाहते। तो हम उनसे रीजंस पूछते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं जो जो प्रॉब्लम्स होती है हम उसको रिजॉल्व करते हैं, हम उनको वो समझाते हैं। कोई पोस्ट मैट्रिमोनियल की काउंसलिंग करते हैं, उसमें अलग से सारे चैप्टर्स होते हैं जिनको हमें कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, हमें इंडिविजुअल को रीड करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली हमें उसके साथ डिस्कस करना पड़ता है। यहाँ पर जब हम केस की कोई डिस्कशन करते हैं, जो क्लाइंट हमारे पास आता है उसकी तो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है। इनपुट्स है तो मेजर है ना, इनपुट्स ही अगर नहीं आएंगी, और इसकी सर्विलेंस भी हमने मांगी, क्लाइंट ने हमें नहीं बोला था। हमें लगा हम्म। कि जब इसने मीटिंग करी है तो इसने आसपास, हम उससे पहले जब एक बारी मीटिंग कर रहे थे, तो हम जब उससे मीटिंग कर रहे थे तो वो आसपास लड़कियों को देख रहा था। मैं कहा ओके। ये लड़कियों से शादी नहीं कर रहा, और ये हाँ। देख रहा लड़कियों को है, कोई भी अच्छी लड़की जाती थी ये देखता था। तो हमारी नजर इसको पकड़ रही थी। तो मैंने कहा यार हम्म। इसका लड़कियों की तरफ रुझान तो है, हाँ। तो ये कैसे है कि ये शादी नहीं कर रहा, ये हर किसी लड़की को ना क्यों कर रहा है, तो कोई ना कोई तो होगा। तो इसलिए मैंने फिर हमने हमने मांगी थी उसकी सर्विलेंस, किसकी सर्विलेंस दो हमें, सर्विलेंस में आपको बेनिफिट होगा। जबकि उन्होंने सर्विलेंस नहीं बोला, सर्विलेंस का तो कोई रोल ही नहीं था इसमें, हम्म। उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट थोड़ी थी। लड़की, लड़का तो मना कर रहा था मुझे शादी नहीं करनी, तो इसलिए वो हमारे पास आए राइट। थे कि भाई लड़का मना कर रहा है, आप उसकी काउंसलिंग करो, आप उससे बात करो, आपको समझ में आएगा कि लड़का क्यों नहीं, क्यों मना कर रहा है। लेकिन उसके लिए पहले इंक्वायरी करनी पड़ती है, मीटिंग करनी पड़ती है, डिस्कशंस करनी हम्म। पड़ती है। जब हम उससे मीटिंग कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, डिस्कशंस कर रहे थे, तब हमने असेस किया कि यार ये लड़कियों की तरफ इसका रुझान है। हर खूबसूरत लड़की को ये चेक करता है अपनी आईज से। तो जब वो उस चीज को चेक कर रहा था तभी हमने उस चीज को पकड़ा, तभी हमने उसके सर फादर जस्ट। को बोला हम्म। कि इसकी सर्विलेंस चाहिए हमें। तो बोलते सर्विलेंस में क्या बेनिफिट होगा, मैं कहा पता नहीं बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, 50% चांस है बेनिफिट होने का, ना होने का, लेकिन हमें लगता है कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है इससे। तो वो हमारा जो एक सिक्स सेंस थी वो काम आ गई हमारे।
वो कहते हैं ना, हम्म। जहां पर आप लोगों की सोच खत्म हो जाती है, डिटेक्टिव वहां से सोचना शुरू करता है, जो भी अच्छा बिल्कुल। डिटेक्टिव होगा। हाँ। लेकिन उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्लाइंट के पैसे वो वेस्ट ना करे। क्लाइंट की हम्म। मेहनत की कमाई है, उसको पहले बता दे कि इसमें सक्सेस रेशो कितनी आएगी। हम्म। पैसों के लिए ना बोले। अब मेरे पास एक क्लाइंट का फोन आया, उसे किसी ऐसी सिटी में काम कराना है, उसे अपनी वाइफ के ऊपर काम कराना है, जहां पर उसकी वाइफ जो है ना गाड़ी यूज करती है ना कुछ करती है, और उस सिटी उस जगह पर जहां उसकी वाइफ रहती है वहां पर आप खड़े नहीं हो सकते 15 मिनट से पहले ज्यादा। तो आप कहां पर पोजीशन लोगे, कैसे काम करोगे? अगर आपको हम्म। क्लाइंट आपको पैसे देने के लिए तैयार है, वो कहता है मैं आपको 10 दिन के 2 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन नहीं चाहिए पैसे। क्योंकि हम्म। आपको ना कहना आना चाहिए। मैं डिटेक्टिव्स को ये समझाता हूँ, आप अपने हम्म। प्रोफेशन के लिए कमा रहे हो, आप अपने प्रोफेशन से कमा रहे हो, आप क्योंकि डिटेक्टिव हो इसलिए कमा रहे हो। लेकिन आप किसी भी गलत चीज को हाँ मत करो, और गलत चीज के लिए पैसे मत लो लोगों से। हम्म। आप लोगों को मना कर दो कि साहब ये काम बिल्कुल गलत है, ये काम नहीं होना चाहिए, इसमें सक्सेस आएगी नहीं, आपका पैसा वेस्ट हो सकता है बिल्कुल। जब आप ये बोल राइट। दोगे, देन क्लाइंट हैज टू थिंक कि मुझे ये पैसा राइट। खर्च करना है कि नहीं करना है। अगर उसके बाद भी क्लाइंट बोले कि रिस्क लेने को तैयार हूं, तो रिस्क ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अगर वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम्म। तो दैट इज अ थिंग। सर जैसे आपने ये मेंशन किया ना कि आपको साइट विजिट करनी होती है, तो जो भी डिटेक्टिव साइट विजिट करता साइट है जहाँ विजिट पे साइट इंटरेक्शन होता विजिट है, साइट विजिट कब कब करनी होती है साइट विजिट? साइट जब विजिट किस केस इन्वेस्टिगेशन के? आप स्टार्ट करते हैं। साइट विजिट सर्वेलेंस के लिए की जाती है, जब आपको किसी का हम्म। पीछा करना है तब साइट विजिट राइट। की जाती है। राइट। साइट हम्म। विजिट ऐसे नहीं की जाती। उसमें देखा जाता है कि पोजीशन लेने के कहां पर स्कोप है, आप पोजीशन राइट। कहाँ ले सकते हो, आप कहाँ खड़े हो सकते हो, आउट गेट कितने हैं, निकलने के रास्ते कितने हैं घर से जब वो बंदा या बंदी निकलेगी। और वो जो बंदा जो बंदी हमारे से काम करा रहे हैं, उनके पास एक लेटर ऑफ अथॉरिटी है, उनके पास एक अथॉरिटी है हमसे काम कराने की। हम्म। अगर हस्बैंड है वाइफ की करा सकता है, वाइफ हस्बैंड का करा सकती है। लेकिन अगर कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की कराए तो नहीं करा सकता। अगर कोई डिटेक्टिव करता भी है तो उसमें कोई उसे फोटोग्राफ नहीं दे सकता, क्योंकि वो इलीगल है। हम्म। हम्म। क्योंकि आप कोई भी फोटोग्राफ इस तरह से नहीं ले सकते किसी भी इंडिविजुअल की, एज पर प्रिवेसी है, जब तक आपके पास ओके, राइट मैं नहीं यही है। पूछने वाला था कि कौन कौन से प्रूफ्स, वीडियोग्राफ या फिर फोटोग्राफ्स, क्या क्या उसके अंदर कलेक्ट करते हैं वो लोग। तो फोटोग्राफ्स और वीडियोस ही मेन होती है जहां पर हम्म। इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो किसी ओपन पब्लिक प्लेस में बैठे हुए हैं, किसी कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं जहां पर आप भी बैठे हो, तो आप वीडियो ले सकते हो। किसी पार्क में बैठे हुए आप ले सकते हो। लेकिन अगर वो अपने रूम में चले गए तो आप थोड़ी ले सकते हो। हम्म। वो तो आप कुछ ना फोटोग्राफ ले सकते हो ना वीडियो ले सकते हो। तब तो आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि भाई इस जगह चले गए, ये होटल है, ये रूम नंबर है, आप आइए और इस पे रेट कर लीजिए, आपको राइट। सक्सेस मिल जाएगी। हम्म। और जब आपको सक्सेस मिलेगी तब आप देख के खुश होंगे। राइट। क्योंकि ये बंदा जो है इस लड़की के साथ 3 घंटे से इस होटल के अंदर कल भी था, और आज भी ये लड़की आ गई है, तो अब आप जाइए, ये बाहर आया तो हुआ इसमें है। तो आप फिर कुछ बैकअप या फिर पुलिस वगैरह साथ में होती होगी, सो दैट पूरा एकदम लाइव वो हो वो जाए क्लाइंट प्रूफ। को इन्फॉर्म करना पड़ता है पुलिस वालों को। ओके। ओके। एक जो पास का थाना होता है वहां जाके क्लाइंट इन्फॉर्म करता है कि ऐसे ऐसे मुझे एक रेड करवानी है। राइट। मैंने इस तरह से डिटेक्टिव को हायर किया हुआ है, मैंने एक रेड करवानी है। मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ इस जगह इस होटल में कल भी गई थी, आज भी जा रहे हैं। अगर आज जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, अगर वही लड़का है या कोई दूसरा लड़का है, या वही लड़की है कोई दूसरी लड़की है, तो आपने हमारे साथ जाना। तो एक ओपन ऑर्डर लेना हम्म। पड़ता है, उसके लिए रेड्स होती है। तो आपको पुलिस को साथ में लेके चलना पड़ता है, तो पुलिस रेड करती है उस जगह पर, डिटेक्टिव रेड नहीं करता। डिटेक्टिव हम्म। आपको सिर्फ बता देगा कि यहाँ पर है, ये चीज है, बाकी काम आपका है। अगर किसी को रेड कभी, करना है, हाँ, कभी डिटेक्टिव ऐसा आपकी हुआ है हेल्प कि कर पकड़ा सकता है। गया हो डिटेक्टिव ही जिसके ऊपर अपन वो करें जो भी समझदार सर्विलेंस। डिटेक्टिव होगा वो पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान है, जैसे आप हो वैसे हम है। हम्म। हमने हम्म। कोई कोई सिगार मुंह में नहीं रखी हुई है, हमने कोई टोपी नहीं हमने कुछ इस तरह से कोई एक्ट नहीं राइट। कर रहे। ठीक है कि नहीं, जो हम्म। आपको लगे कि यार वी आर डिफरेंट फ्रॉम यू। अगर मैं और आप दोनों बाहर जाएंगे तो कोई मुझे डिटेक्टिव नहीं बोलेगा, लेकिन मेरी हाँ। नजर आपकी नजर से बहुत तेज होगी। मेरा हम्म। जो विजन होगा वो देखने का सोचने का, वो एक मेरा एक्सपीरियंस लाएगा।
कि ये बंदा इतनी देर से हम्म खड़ा है तो क्यों खड़ा है यहाँ पर, राइट। अब हम्म आप तो ये सोचोगे कि यार ये मेरे घर क्यों खड़ा है, हम तो ये सोचते हैं कि दूसरे घर के आगे भी क्यों खड़ा हुआ है ये बंदा, अगर ये हम्म बाहर भी खड़ा है तो किस लिए खड़ा हुआ है, भले ही वो कोई डिटेक्टिव हो। तो डिटेक्टिव को भी एक ट्रेनिंग देनी पड़ती है, अंडर कवर के थ्रू काम होता है। ये काम इतना आसान हम्म नहीं है जो लोग सोचते हैं ना कि किसी को भी लगा दो, राइट किसी के पीछे काम हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक दिस। वो प्री मैट्रिमोनियल का काम हो या वो पोस्ट मैट्रिमोनियल का काम हो, जब तक आप हम्म अंडर कवर्स को अच्छी तरह से यूज नहीं करते हो, आपके पास कोई एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती, क्लोज टू एक्यूरेट नहीं आप पूछ सकते, आप काम ही नहीं कर सकते। बिकॉज आपके हम्म अंडर कवर स्ट्रॉन्ग्स होने चाहिए, अंडर कवर को पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पोजीशन लेनी है और क्या बन के पोजीशन लेनी है। अगर कोई हम्म आइसक्रीम बेच रहा है, वो आपका अंडर कवर है, तो उसे पता है ना गाड़ी कितने बजे निकल रही है। कोई राइट भुट्टा बेच रहा है, उसे पता है ना कि ये भुट्टे वाला सीजन है, यहाँ बैठ गया भुट्टे वाले, अब तो भुट्टे वाले आ जाते हैं, वो बैठा हुआ भुट्टा हम्म बेच रहा है। सर्दियां आ गई, कोई मूंगफली बेच रहा है। तो दीज आर ऑल अंडर कवर्स, हम्म राइट। अगर वो अंदर से कोई इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, कोई बाई है, काम करने वाली बाई है, उसी की कोई रिश्तेदार, वो कह रही है मैं 15 दिन के लिए गाँव जा रही हूँ, अब हमारी बंदी हम्म चली गई अंदर बर्तन मांजने के लिए और सफाई करने के लिए, वो अंडर कवर के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। क्योंकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे कैसे मिलेगी आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। और हम सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो हमारे प्रोटोकॉल में आती है, अदरवाइज हम ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। जो जो ओके सर सिस्टम्स काफ़ी हैं इंटरेस्टिंग है सिस्टम सर के, हम्म हाँ, ऐसा नहीं है हमारे पास 20 चीजें आ गई हम 20 चीजें दे देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने जो हम्म मांगा है वो देंगे, उसके अलावा जो दे सकते हैं वो भी देंगे आपको, वो भी बताएंगे जहां हम्म आपका फायदा हो सकता है। लेकिन जहां पर एक इन्वेस्टिगेटर सोचे कि यार मैं 10 चीजें और बता देता हूँ, इसमें मेरे को 2 पैसे फालतू मिल जाएंगे, दैट इज रॉन्ग। ये सोच ही गलत है, वहां पर पकड़े हम्म जाने का खतरा होता है। क्योंकि आप वो काम करो, काम करते हुए आपके कान खुले होने चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, आपका हम्म मुंह बंद होना चाहिए। किसी को ड्राइवर की जरूरत है, आप ड्राइवर बन गए, आप उसकी गाड़ी चला रहे हो, उसे डाउट है कि यार मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ किसी के साथ इन्वॉल्व है, तो वो जा रहा है, कोई अनपढ़ ड्राइवर बन के चले गए जिसको कोई पता ही नहीं है, जिसे इंग्लिश हम्म आती नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश में हम्म परफेक्ट हो, यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, यू कैन लिसन व्हाट दे आर डिस्कसिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग अबाउट इट। बट उस समय हम्म आप बेवकूफ बन जाते हो, उस समय आपको कुछ नहीं पता, आप सिर्फ गाड़ी चला रहे हो। ठीक है, आपने गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे गैजेट्स भी रखे हुए हैं जो उसकी फोटोग्राफी भी ले रहे हैं, हम्म अगर कोई आके बैठता है। तो देर आर सो राइट मेनी थिंग्स। आई थिंक अंडर हम्म कवर के थ्रू इन्वेस्टिगेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, इंस्टेड ऑफ हम्म प्लेसिंग अ पर्सन, तू पीछे लग जा, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले ले। ओके, अच्छा जी मल्होत्रा साहब की लड़की की शादी, उन्हें बताना जरा, वो तो क्या तू बैठ जा, कैसे आया इन्फॉर्मेशन लेने की, तू है कौन। इमीडिएटली दे विल कॉल द हम्म पुलिस। यू सी दैट इज अ थिंग, राइट यू हैव नॉट टू नेम एनी पर्सन, यू हैव टू डू ए हम्म इन्वेस्टिगेशन, और किसी को पता ना चले। आवर हम्म मेजर चीज की डिस्क्रीटनेस 100% होनी चाहिए। राइट एक्यूरेसी 70 हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए, लेकिन डिस्क्रीटनेस 100% होनी चाहिए, जो किसी को पता ना चले कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड सर जैसे आपने थोड़ा थ्रेट के बारे में एक्नॉलेज किया तो ऐसा कोई पास्ट में ऐसा कुछ सीन हुआ है आपके साथ क्योंकि आप तो थोड़ा पब्लिक डोमेन में आ गए हो सबको पता है कि आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रन करते हो तो कभी कभी आपको थ्रेट आया है कभी पास्ट में कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है हमारे को थ्रेट कहाँ से आता है? थ्रेट हमें पार्टी से ही आता है, ओके हमारे कहीं से नहीं आता हमारे पास ज्यादा थ्रेट। हमारे पास थ्रेट कहाँ से आता है? अब वाइफ आई हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, उसे हस्बैंड के हम्म प्रूफ मिल गए, राइट। उसने हस्बैंड को बता दिया कि ये कंपनी थी, इससे मैंने तेरी इन्वेस्टिगेशन कराई थी। हम्म या हस्बैंड ने उसके मोबाइल को देख लिया, या हस्बैंड ने किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, वो हमारे पास आ गया, हम्म राइट। वो मेरे ऑफिस में आ गया अपॉइंटमेंट लेके मीटिंग करने के लिए कि मैं मिलना चाहता हूँ, आ जा भाई। आया, उसने कहा मैं गोली मार दूंगा, मैं कहा, मार दे, ओ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इट हैज हैपेंड टू माय ऑफिस, इफ द पर्सन हैज कम टू माय ऑफिस, अ रियल स्टोरी। ही सेड कि मैं गोली मार दूंगा, मैं मार दे भाई, इतने कैमरास लगे हुए हैं जो तेरे को नजर नहीं आ रहे, तू बचेगा नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, तू भी बचेगा नहीं। लेकिन हम्म तेरे को प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्यों मारना चाहता है, कोई रीजन तो बता। कहते ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन में कि ये तो ऐसे को मतलब ही नहीं, तू गलत काम करेगा तो तेरी बीबी क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन कराएगी? अगर तेरी हम्म बीबी ने इन्वेस्टिगेशन कराई और अगर तू सही होता तो तू मुझे गोली मारता। मैं कहा नहीं ना। मैं कहा दूसरा, तेरी बीबी अगर तेरे को बताती नहीं
तो तू हमारे पास, तो वो थ्रेट वहां से आते हैं। तो ओके। फिर उसको समझाना, उसको अंडरस्टैंड करना, फिर उसका उस चीज को समझना, फिर उठना, फिर मेरे पैरों को हाथ लगाना। जो बंदा कहता है मैं गोली मार दूंगा, मैं पिस्टल लेकर आया हूँ अपने साथ, ठीक है कि नहीं, तो वो एक चीजें बहुत मैटर करती है। आपको अपना काम कभी लूज नहीं करना। आपको अगर कोई गाली भी दे दे तो आप हाथ जोड़ दो, तो भाई आप गाली दे रहे हो, आप सही हो, क्योंकि आप गाली दे रहे हो मुझे, आपने कुछ तो सोचा होगा ना, तभी मुझे गाली दे रहे हो। लेकिन क्या हम डिस्कस कर सकते हैं 5 मिनट? तो जब आप 5 मिनट उससे डिस्कस करोगे, तो आई एम श्योर अबाउट दैट कि ही विल रियलाइज इट कि भाई गलती है, मैं गलत आदमी को गाली दे रहा हूँ। बाकी सर मैं ना, ये सवाल मेरे मन में बहुत देर से आ रहा है कि ज़्यादा अगर अपन केस रीजन के बारे में बात करें कि मतलब ज़्यादातर केसेस कौन से सिटी से पे प्री मैट्रिमोनियल या फिर पोस्ट मैट्रिमोनियल कह लो, कौन से रीजन से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं? ये मेट्रो सिटी से तो आते ही है। मेट्रो हम्म। सिटीज के अलावा नॉर्मल सिटी से भी आते हैं। नॉर्मल सिटी से भी आते हैं, ऐसा नहीं है। मेट्रो सिटीज के अलावा अदर सिटीज से भी आते हैं जो मेट्रो में नहीं भी है। गांव से भी ओके। आते हैं, गांव और अच्छा। जिलों से भी, जिले से भी आते हैं। गांव से भी आते हम्म। हैं, जिले से भी आते हैं, हिल स्टेशन से भी आते हैं, हर जगह से केसेस आते हैं आपके पास, ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो रेशो है वो आपके पास मेट्रो सिटी से आती है। ये जो आपकी मेजर मेट्रो सिटीज है वहां से आती है आपके पास। और सर अगर जैसे अभी रिसेंटली जैसे ना बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे है ना एलिमनी की बात होती है, तो वहाँ पे हस्बैंड जो है सुसाइड कर लेते हैं ड्यू टू सम रीजंस, फाइनेंशियल रीजंस। तो उसके ऊपर मैं लॉ आपसे बन ना रहा है। थोड़ा ये वाले, हाँ उसके बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ा अपना प्रश्न बताना चाहूँगा कि जैसे कोई किसी को पता लगता है कि ना वो उसके साथ मिसबिहेव कर रहा है या फिर कुछ चीटिंग या फिर लॉयल्टी पे थोड़ा सवाल आ रहा है, तो वो एज अ इंडिविजुअल जो भी उसका कंपेनियन है, लड़का है लड़की है, तो वो ऐसे प्रूफ्स क्या इकट्ठा कर सकता है एक पर्सनल लेवल पे कि उसको आसानी हो जाए कोर्ट में प्रूफ करने के लिए कि भाई ये वाला जो मेरा कंपेनियन है वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है और देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके साथ लाइफ कंटिन्यू करूँ। देखो आपने जो भी क्वेश्चन किया मुझे, आपने खुद ही उसका आंसर दिया मुझे। ओके। आपने बोला लॉयलिटी। हम्म। लॉयलिटी, अगर उसको लॉयलिटी का इशू आ रहा है तो वो क्या चीज इकट्ठी करे, तो वो लॉयलिटी के लिए तो उसका इन्वॉल्वमेंट ही दूसरे का चेक करेगा ना, क्योंकि उसे पता है ये मेरे साथ ओके। लॉयल नहीं है। तो इसका इलिसिट रिलेशनशिप है कि नहीं है किसी के साथ, वो उसके प्रूफ हम्म। निकालेगा ना। वो उसकी हम्म। एक्टिविटी मॉनिटर करवाएगा। वो एक्टिविटी 1 महीने की होगी, 2 महीने की होगी, 15 दिन की होगी, 1 साल की होगी, या 1 हफ्ते की होगी। जब उसे रिजल्ट मिलता है, उसे एक्टिविटी मॉनिटर करानी है। एक आदमी हमारे पास आता है, वो मुझे कहता है कि आप 1 महीने की इन्वेस्टिगेशन कर दो मेरे पार्टनर की। हम ओके। कहते हैं भाई 1 महीने का भी कॉस्ट वही है पर डे के हिसाब से, 1 हफ्ते का भी कॉस्ट वही है, तुम 1 हफ्ता करा लो, तुम क्यों 1 महीना कराना चाहते हो? वो कहता है पुरी साहब आपको पैसे से प्यार नहीं है। मैंने कहा नहीं है प्यार, बताओ क्या करना है, हम्म। अभी क्या करें? नहीं है प्यार यार, आप 1 हफ्ता कराओ, हो सकता है आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट। कहता है अगर आपका 1 महीने में भी काम हो गया ना, आपने 1 महीने में अगर रिजल्ट मुझे दे दिया, तो मैं 1 लाख रुपए आपको ऊपर दूंगा। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई देख, हम जो काम कर रहे हैं हमें उसका मेहताना मिलेगा, और हम उसका हम्म। मेहताना आपसे पहले लेंगे, राइट? तो हमें ऊपर का कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर आपको ओके। ऊपर का शौक है, तो आप या तो हमसे काम मत कराइए, या किसी ऐसी एजेंसी को ढूंढिए जो आपके लिए ऊपर का काम पैसे भी ले ले, हम आपसे ऊपर के पैसे लेंगे। तो उससे कुछ रियलाइज हुआ, उसने कहा ये तो मना कर रहा है काम करने के लिए। तो उसने कहा कि देखो सर, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके लड़कों को तो दे सकता हूँ ना जिन्होंने मेहनत की है। मैं कहा हाँ बिल्कुल दे सकते हो। मैं कहा लेकिन आपका 3 दिन में काम हो गया, 4 दिन में काम हो गया, 1 हफ्ते में काम हो गया, 10 दिन का काम हो गया, तो 1 महीने के पूरे पैसे लग जाएंगे आप, क्योंकि आपने हम्म। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हमारे साथ। कहता है मुझे कोई इशू नहीं है। अब उसका काम शुरू हुआ, हम्म। उसका काम तीसरे चौथे दिन ही रिजल्ट मिल गया। आई थिंक फोर्थ डे था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4th डे में उसे ओके। रिजल्ट मिल गया। जब उसे रिजल्ट मिल गया, जब हमने उसे दिखाया, मैं कहा अब तो तेरा काम खत्म हो गया, अब तो ये पकड़, तेरा काम खत्म, तेरी इन्वॉल्वमेंट सारी सामने आ गई, तेरी वाइफ की क्या चीज है, जो हमने सोचा था, जो हमने सारा समझा था, वो सारा हो गया। नाउ हम्म। ही सेड कि नहीं आप करो काम, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे देता हूँ। हम्म। नहीं सेट। मैंने कहा भाई बड़ी सिंपल सी बात है, क्यों कराना चाहता है? कहता प्लीज आप करो ना। अब हमने उसके हम्म। काम करना स्टार्ट किया। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, काम करा रहा है, हम उसे प्रूफ दे रहे हैं, वो काम रुकवा नहीं रहा। हम्म। बड़ी बड़ी तो मैंने एक दिन उसे बोला यार हम ऐसा करते हैं, शाम को बैठते हैं, ठीक है कि नहीं? हम शाम को बैठते हम्म। हैं, एक एक कप कॉफी का पीते हैं, ठीक है? कहता है मैं कॉफी तो पीता नहीं, मैं तो ड्रिंक्स लेता हूँ। मैं भाई तो ड्रिंक्स ले लेना, कोई बात नहीं, ठीक। ठीक है कि नहीं? नाउ
जब हम उसके साथ बैठते हैं, जब उससे बात करते हैं, वो कहते हैं पुरी साहब आपने पीनट्स देखे हैं? मैं कहा हाँ देखे हैं। कभी खाए हैं? मैंने कहा हाँ खाए हैं। बताओ क्या हो गया? कहते हैं मैं आपको पीनट्स का छिलका दे रहा हूँ। जब उसने बताया, कहते हैं मेरी वाइफ के पास मेरे 50 प्रूफ हैं, जिस दिन मुझे 51 प्रूफ मिल जाएगा मैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करूंगा उसके साथ आमने सामने बैठ के। मैं उसके साथ आमने सामने बैठ के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करूंगा। अगर मैं उसे पैसे देने लग गया तो आप सोचो मेरा मोटा करोड़ों रुपया वेस्ट हो जाएगा इस चीज में। हम्म। और मैं 2 डिटेक्टिव को हायर कर चुका हूं और मुझे रिजल्ट नहीं मिला, हम्म। राइट? तो मैं इसलिए आपके पास आया। तो मैंने कहा शायद आप मेरा काम कर दो। जब आपने बोला, वो चौथे दिन ही मुझे रिजल्ट दे दिया, तो इनफैक्ट मैं तो हो गया। मैंने कहा यार इट इज अ वेरी राइट। मैंने हर बेट अपनी सही जगह पे लगा दी। मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये तो तेरी वाइफ की इन्वॉल्व। उसके लिए मैंने क्या किया था, मैं आपको एक और चीज बता दूं। अब फिर मैं बात करूंगा अंडर कवर की, राइट? हम्म। जस्ट टाइम वो हमसे सर्विलेंस मांग रहा था, जब उसने पूरा केस बयान किया कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ ने ऑफिस आना स्टार्ट कर दिया, मैं बाहर जाना स्टार्ट हो गया, ये हो गया वो हो गया, सारी चीज उसने बताई। तो मैंने कहा ठीक है। अब तीसरे चौथे दिन करवा चौथ का था जो मैं बता रहा हूँ। मैंने हम्म। उसको ये बोला था, मैंने कहा कि यार देख तू एक काम कर दे, 1.25 लाख की कॉस्ट है, तू एक काम कर, तू एक मेरा एम्प्लॉय अपने यहाँ पर पीएन लगवा दे। कहते उससे क्या होगा? मैं क्या, वो अगर पीएन बन के काम करेगा तो एटलीस्ट उसे अंदर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कहता अंदर कुछ नहीं है। मैं कोई बात नहीं, लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने वो मान लिया। और जब करवा चौथ का दिन था तो उसी की वाइफ उसी के पार्टनर के साथ अपना फास्ट तोड़ रही थी छत पे खड़े होके, उसको छाननी में देखकर। वो छाननी होती है, उसको देखकर अपना फास्ट तोड़ रही थी, तो उसकी वीडियो बना ली लड़के ने। तो ये थी फर्स्ट रियलिटी केस की। तो बॉस इट इज लाइक दिस। जब आप केस डिस्कस करते हो क्लाइंट से, तब आपको केस के पहलू समझ में आते। जब आप केस के पहलू को समझते हो, तब आप उसके ऊपर अपना एक्शन बनाते हो। जब आप अपना एक्शन बनाते हो विद अ कॉस्ट एंड टाइम फ्रेम, अगर क्लाइंट को सूट करता है तो आपसे काम कराएगा, नहीं करता तो नहीं कराएगा। बट मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू हैव नॉट टू लूज एनीथिंग। हम्म। आपने ये नहीं कहना कि मैंने समझाया नहीं, हम्म। समझाया। अब उसकी किस्मत, उसमें क्या समझ में आया और उसने कहाँ पैसे अपने लगाने। क्योंकि जो डिटेक्टिव कंपनीज, हम्म। जैसे डॉक्टर्स की एसोसिएशन होती है, लॉयर्स की एसोसिएशन होती है, वैसे ही डिटेक्टिव की एक एसोसिएशन जो ऑल ओवर इंडिया की है, जिसे बोला जाता हम्म। है एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर इन इंडिया, राइट? हम्म। एपीडी। तुम जब उसके, मैं उसका नेशनल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। जब तुम एसोसिएशन के पार्ट हो, राइट, तो आप एथिकली काम करोगे, आप लोगों को समझाओगे, आप कोई गलत काम नहीं करोगे। अगर आप गलत काम करोगे तो सबसे पहले आपको एसोसिएशन ही निकाल देगी। दिल्ली के अंदर 10,000 से ऊपर डिटेक्टिव होंगे, ओके। लेकिन एक्चुअल में डिटेक्टिव जो काम करने वाले हैं वो 25-30 भी नहीं है। हम्म। वो 25-30 भी नहीं है। आप फोन करो, हाँ ये काम हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। अरे भाई तुम समझो कैसे काम हो जाएगा? क्योंकि उनको चाहिए पैसे। ये नहीं है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें भी पैसे चाहिए, लेकिन हम उसको समझाएंगे कि इसको कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा, आपकी ये कॉस्ट आएगी, आपको खर्च करनी है करिए, नहीं तो हमने आपको तरीका समझा दिया, इसको करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। आप किसी भी डिटेक्टिव कंपनी को हायर करो, लेकिन उसको बोलो कि इस तरीके से काम करे तो आपकी सक्सेस रेशियो ज्यादा आ जाए। जब हम्म। हम उनको ये बता देते हैं तो वो क्लाइंट खुश हो जाता है कि उसे ये लगता है कि यस, इसने अपने लिए तो पैसे नहीं लिए। अब वो मीटिंग हम्म। करने आया तो उसने मीटिंग के पैसे तो मुझे देने ही है। तो ये तो नहीं है कि मीटिंग के राइट। पैसे नहीं देगा मुझे। फोन पे बात हम्म। करेगा तो नहीं देगा, वीडियो कॉल करेगा तो पैसे देगा। जब वो मेरे से सारी चीजों के सिस्टम समझ रहा है, सब चीज कर रहा है ना, अब उसकी पॉकेट है ना। लेकिन जब मैंने समझा दिया कि इस केस को ऐसे करने से बेनिफिट होगा तुम्हारा, यहां पर सक्सेस मिल सकती है, यहां सक्सेस नहीं मिल सकती, तो वहां पर हमेशा आपको बेनिफिट होता है। क्योंकि हम्म। आपने पैसा नहीं लिया क्लाइंट से, आपने क्लाइंट के साथ जुड़े नहीं, लेकिन आप सोच रहे हो ना, एक्चुअल में क्लाइंट आपके साथ जुड़ चुका है। लाइफ टाइम हम्म। में कभी भी उसे प्रॉब्लम आएगी, वो हमेशा कॉल करेगा बलदेव कुमार पुरी 98917587, पुरी साहब को कॉल करो और इनसे पूछो कि पुरी साहब अब मैं क्या करूं। तो दिस हम्म। इज कॉल्ड रिलेशनशिप। बाकी सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे जो जेन जी जनरेशन है आजकल की, है ना, अभी अपकमिंग जो मैरिजेस हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिस तरह से मैरिज हो रही हैं और टूट भी मुझे रही नहीं हैं? लगता आने वाले टाइम पे इन्वेस्टिगेशन की प्री मैरिटल पे भी जरूरत पड़ेगी। ओके। कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन प्री मैरिटल की भी, क्या क्योंकि रीजंस की वजह से? आज की जनरेशन शादी करना कहाँ चाहती। सही है। आप अगर 30 साल के लड़के से पूछो, आप 28-30 साल की लड़की से पूछो, आप 32 साल की शादी करना कहाँ चाहते हैं। ये हम्म। चाहते हैं कि ऐसा एक, वो तो पेरेंट्स का प्रेशर होता है। हम्म। ये चाहते हैं कि एक ऐसा बंदा हो
जो इनके साथ लाइफ गुजार सके। उसके लिए हम जाके इसके माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, ये हमारे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि जेन जी जनरेशन जो बिल्कुल डिफरेंट जनरेशन है। आने वाले टाइम पे हर 3 साल 5 साल के अंदर एक जनरेशन आपको चेंज नजर आती है। वो क्या चीज है? जो हमारे थॉट्स थे शादी के टाइम के, वो आज की जनरेशन में तो बीसियों बीच में आ गई जनरेशन। कहाँ पर वो थॉट्स हैं? आज मैं 60 का हूँ, राइट? जब मैंने शादी की थी 91 में, और आज 33 साल हो गए, और आज की जनरेशन की कहाँ है? मेरे आने वाले टाइम पे आई डोंट नो, बेसिकली 144 करोड़ की जनता है, शादियां तो होंगी, कोई ये नहीं है कि धंधा कम होगा या बंद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो इंटेलिजेंट बंदे होंगे वो अपने रिलेशंस बनाएंगे, वो अपनी राइट। कंपैटिबिलिटी सेट करेंगे, वो लिव इन पे चले जाएंगे, क्योंकि कोर्ट भी उसे फिर दर्जा दे देगा कि ये फीमेल जो लिव इन में रह रही है ये तेरी वाइफ है, तो वो उससे भी बचेगा। वो एक ही जगह पर रहेंगे, 2 कमरे होंगे, एक कमरे का रेंटल वो पे करेगा, एक कमरे का रेंटल वो करेगा, जबकि रहेंगे इकट्ठे ही। तो बड़े सारी चीजें होंगी जो आने वाले टाइम पे हो सकती है, जो मैं सोचता हूँ, जो आज भी हो रही है कई जगह पर, जो आज भी हो रही है। तो ये शादी, मेरे हिसाब से तो जनरेशन को शादी बहुत दूर की बात चली जाएगी आने वाले टाइम पे, और 10 साल तक तो आई डोंट नो कि शादी करेंगे बच्चे के नहीं करेंगे। ये बाकी मुझे बात। अगर ऐसे अरेंज मैरिज और लव मैरिज की बात करें तो ज़्यादा आपने सक्सेस रेशो अगर बात करें तो देखा है आपने कुछ जैसे केसेस आपके पास जो आए हैं? देखो ऐसा होता है कि जो लव मैरिज वाले होते हैं वो खुद ही अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन हम्म कई लोग ऐसे होते हैं जो लव कम अरेंज करवाते हैं। जो हम्म लव कम अरेंज शादी कराते हैं, उनके लिए बेसिकली क्या होता है कि फैमिली की भी एक रजामंदी होती है, फैमिली का भी एक हाथ हम्म होता है, फैमिली का भी आपस में कोई डिस्कशंस होता है। लव मैरिज जरूर होती है। केसेस जो हैं वो अरेंज मैरिज के ज्यादा आते हैं लव मैरिज से भी। हम्म हम्म लेकिन लव मैरिज के केसेस कम आते हैं, लेकिन बहुत वियर्ड केसेस आते हैं। एक लड़की जो स्कूल टाइम से लड़के के साथ पढ़ रही है, जो उससे प्यार करती है, कॉलेज में इकट्ठे हैं, शादी कर लेते हैं, इतने साल तक डेटिंग करते रहते हैं, शादी कर लेते हैं। शादी करते हैं तो वो 10 दिन नहीं रहना चाहती उसके साथ, फिर भी वो 4-5 साल रह लेती है, बच्चा पैदा कर देती है, फिर मेरे पास अगर आती है। मैं उसे क्या समझाऊं? मैं कहा भाई, तुम्हारी उम्र है, तुमने अपनी आधी से ज्यादा उम्र जो तुम्हारी आज की उम्र है उससे ज्यादा तुमने इस लड़के को दे दी, और अब हम्म 5 साल में तुम, 1 साल तुम्हें 10 दिन में ही पता चल गया कि तुम इसके साथ नहीं रह सकते, हम्म तो तुम बाहर आ जाओ ना। तुम क्यों नहीं बाहर आए उस वक्त? हम्म तुम उस वक्त क्यों नहीं बाहर आए? राइट, तुम्हें बाहर हम्म आ जाना चाहिए था। अगर बाहर आ गए, अब तुमने बच्चा पैदा कर दिया, अब बच्चा पैदा कर दिया तब भी आप सारी प्रॉब्लम्स को सहन करते रहे, और अब आप बाहर आना चाहते हो। क्यों? क्योंकि एक माइंड के अंदर है एलमिनी मिल जाएगी, टोटल बाहर आएंगे, और साथ में बच्चे की परवरिश के लिए अलग से एलमिनी मिलेगी, पर मंथ की मेंटेनेंस अलग से। ठीक है, तो वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कई लोग करते हैं, बट आई कांट से एनीथिंग कि ये जो है बेसिकली जनरली अरेंज मैरिज वालों को दिक्कत आती है, और जो लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते प्री मैरिटल को, उनको बहुत ज्यादा प्री मैरिटल की इन्वेस्टिगेशन कराना, और वो भी एक अच्छी कंपनी से कराना, राइट, और एक अच्छा समझ के कि क्या क्या चीजें होनी है, कैसे कैसे काम काम होगा, कितनी एक्यूरेसी है, हम उस एक्यूरेसी को कितना सही मान सकते हैं, हम किस तरह से क्या सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैटर कर। अगर कोई डिटेक्टिव किसी से बाहर मिलता है वो गलत है, उसके ऑफिस में जाके मिलो, उससे बातचीत करो, उससे सक्सेस रेशियो लो, उससे पैसे का बजट लो, और आप एक नहीं 4 डिटेक्टिव से मिलो। मैं नहीं कहता आप एक को फाइनल करो, आप 4 से मिलो। आप सब्जी खरीदने जाते हो, आप 4 दुकानदारों के पास जाते हो पूछने के लिए कि भाई प्याज किस भाव दिए आपने, आलू किस भाव दिए, टमाटर किस भाव दिए। तो आप अगर कोई प्री मैरिटल की या पोस्ट मैरिटल की इन्वेस्टिगेशन कराने जा रहे हो तो वो आप क्यों नहीं पूछते? हमारे पास तो पोस्ट मैरिटल के लिए क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि हमें लॉयर हायर करना है, पुलिस साहब आप लॉयर की इन्वेस्टिगेशन कर दो कि इसकी मैट्रिमोनियल में सक्सेस कितनी है। हम्म आप समझे? क्योंकि उसे मालूम है कि मैंने अगर अपना लॉयर चेंज किया ड्यूरेशन के बीच में तो वो भी मेरे लिए नेगेटिव माना जाएगा। तो मुझे लॉयर चाहिए ऐसा जो मेरे केस को भले ही 5 साल लगा दे, लेकिन उसकी सक्सेस रेशो स्ट्रांग होनी चाहिए, हम्म उसकी इन्वेस्टिगेशन हमसे कराने आते। तो क्या है ये सिस्टम बेसिकली? बिकॉज यू हैव टू बैंक समबडी, तो समवन हैज टू वेरी क्लियर अपने थॉट्स में, अपने उसमें। लेकिन आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। ये अरेंज मैरिज वाले आते हैं, और वो लोग आते हैं ज्यादा जो प्री मैरिटल की इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते। सो आई गेस सर हम पॉडकास्ट को इतना रखते हैं।
बाकी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा सब इसके बारे में जानना, और आई गेस जो व्यूवर्स अभी तक देख रहे हैं सो उनको भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और थोड़ा बहुत आपने एडवाइस भी दे दिया कि क्या क्या एक एस्पेक्ट आपको रखना होता है अगर आप किसी कंपेनियनशिप में आ रहे हो, अपने रिश्ते अगर देख रहे हो तो क्या क्या हमें चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती है। आपको थैंक यू करना चाहूँगा आपके समय देने के लिए, पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड मैं यू लाइक टू ऐड समथिंग? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दर्शकों का, आपका, आपकी बदौलत मैं उनसे मिल रहा हूँ। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आप अपने को इम्पोर्टेंस दो, हम्म। लेकिन जब तक आप दूसरे को भी इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो आपकी इम्पोर्टेंस कैसे मानी जाएगी। राइट। आप अपने आप को इतना समझदार मत समझो कि आपसे हम्म। समझदार कोई है ही नहीं, आप सबसे बड़े समझदार हो, क्योंकि आप अगर समझदार आज अपने आप को समझते हो तो वो दूसरों ने आपको बनाया है, तो आप दूसरों को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे। तो हर रिलेशन जो आप जोड़ना चाहते हो, आप उसके साथ अपना टाइम बताओ, आप उसके हैबिट्स को चेक करो, आप उसको देखो कि वो बंदा क्या पहनता है या पहनती है, कैसे बोलता है या बोलती है, सिस्टम क्या है, और प्लीज़ एक दूसरे के घर पे जाओ, विजिट करो। मैं तो कहता हूँ आज की डेट के अंदर जहाँ प्रॉब्लम्स मेजर आती हैं, वहाँ लड़की वाले या लड़के वाले एक दूसरे से चीज़ें मांगने के लिए शर्माते हैं। हम्म। वो शर्माना सबसे पहले छोड़ो, मांगो। कि आप अपने फाइनेंशियल, हम्म। आप घूमने के लिए जाते हो, मैं हर किसी को बोलता हूँ, आप ओवरसीज हम्म। गए होगे, आप भी बहुत दफा गए हम्म। होगे, मैं भी बहुत दफा गया हूँ, सब जाते हैं ओवरसीज। हम्म। आपने कहीं वीजा लगवाना है तो आप अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाते हो, हम्म। और आप अपनी 3 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न लगाते हो। घूमने आप 15 दिन जा रहे हो, हफ्ता जा रहे हो, 10 दिन जा रहे हो, 20 दिन जा रहे हो। जब आप एक लड़का और लड़की आपस में लाइफ टाइम के लिए मिलने की सोच रहे हैं, तो ये चीजें एक्सचेंज क्यों नहीं होती, हम्म। फाइनेंशियल्स क्यों नहीं राइट। एक्सचेंज होते। बोलो ना, तुम्हारे घर में जितने बंदे हैं इन सबके बैंक स्टेटमेंट दो 6 महीने की, इन सबके 3 साल की हम्म। रिटर्न दो हमें, और हमारे घर की ये पकड़ो आप। हाँ, आपके आधे प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉर्ट आउट हो वहीं जाती है। सॉर्ट हो जाएंगे। जहां होते मैं नहीं दे सकता, इसका मतलब यू शंका आ आर जाती है। समथिंग, राइट। राइट, यू वांट दैट, आई एम मोर, व्हाई शुड आई गिव। और जहां पर लड़की वाले हम्म। भी सोचते हैं कि नहीं यार हमें ये मांगनी चाहिए, ये तो गलत बात है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, जरूर मांगना हम्म। चाहिए। डिवोर्स के केसेस में जो सेकंड केस होते हैं जो हमारे पास आते हैं, मैं मोस्ट ऑफ द क्लाइंट को समझाता हूँ कि डिवोर्स डिक्री जरूर लो, पहला पेज नहीं, पूरी डिवोर्स डिक्री लो। उसमें आपको हम्म। पता होना चाहिए कि समझौता किस टर्म पे हुआ, क्या एलिगेशंस लगे थे, कितना पैसा लड़की को मिला, वो सारी चीजें होनी चाहिए। हम्म। या लड़के ने कितना, क्या क्या एलिगेशंस थे, क्या क्या चीजें थी। क्योंकि आप लोग अगर शर्माओगे तो डिटेक्टिव कितना कर लेगा, फिर डिटेक्टिव करेगा तो वो आपसे राइट। पैसे मांगेगा, बोलेगा भाई साहब मुझे कोर्ट के अंदर ये चीज चेक करनी है, मुझे क्या पता कौन से कोर्ट में कौन से डेट पे निकला था, क्या चीज था, क्या डिवोर्स था। वो 10 कोर्ट को तलाशेगा, उसका एक हेफ्टी अमाउंट बता देगा। ये तो आपकी डिस्कशंस, जब तक हम्म। आप अपनी डिस्कशंस किसी के साथ गुड नहीं कर सकते, आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। तो मैं अपने सब हम्म। दर्शकों से हाथ जोड़ के ये विनती करूंगा कि प्लीज एंड प्लीज डिस्कस थारोली बिफोर गोइंग टू गेट मैरी विद एन इंडिविजुअल। तो मेरी तो दर्शकों से यही है कि भाई अपने आप को टाइम दो, दूसरे को टाइम दो, और समझो क्या क्या चीजें करते हो, और कभी मेरी जरूरत। या सो आई गेस ऑडियंस को बहुत कुछ जानने को मिला है, और सो जो क्लैरिटी दी है सर ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, है ना। और जो भी ऑडियंस कनेक्ट करना चाहते हैं सर के साथ, प्लीज़ मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, मैं उनके सोशल हैंडल्स प्रोवाइड कर दूंगा इनकेस अगर आपको सर से कनेक्ट करना है। सो या थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। चलो, थैंक्स अ लॉट, थैंक ऑल यू, राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।